बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 16 मार्च और दिन है मंगल का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है और दूसरी तरफ PDM का सरबराही इजलास। बहुत कुछ हो रहा है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। हिकमत अमली बनाई जा रही है, मुशावरती इजलास बुलाए जा रहे हैं। अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक इस वक्त भी पावर कॉरिडोर्स में मुशावरती इजलास हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी का एक अहम इजलास बुलाया गया है जो इस वक्त जारी है और PDM इजलास के दौरान होने वाले फ़ैसलों पर हुकूमत क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी, इस सारे सिनेरियो पर बात हो रही है। शेख रशीद की कतर से हंगामी वापसी क्यों हुई, वज़ीर-ए-आज़म से आज उनकी अहम मुलाकात हुई है, इस बारे में भी बात करेंगे। वफाकी काबीना इजलास के दौरान क्या हुआ, उस सारे मामलात पर भी, और PDM कामयाब हो सकेगी अपने मिशन में या नहीं। इस्तीफ़े देने पर मामला बिगड़ रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा और इस्तीफ़े देने पर क्या हुकूमत नए इंतखाबात के बारे में सोच रही है या नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने तमाम अरकान से ये कहा है कि नए इंतखाबात समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर करना होगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों को, जिनमें पार्टी के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी शामिल हैं सैफुल्लाह न्याज़ी और कुछ और लोग भी, उनसे ये कहा है कि तंजीमी सतह पर फ़ौरी तौर पर काम करके तहरीरी तौर पर रिपोर्ट पेश करें और ये बताएं कि अगर किसी जगह पर इंतखाब होता है तो हमारा PTI का तंजीमी ढांचा इस काबिल है कि वो फ़ौरी तौर पर एक्टिवेट किया जा सके। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से प्लानिंग हो रही है। तो पावर कॉरिडोर्स में क्या चल रहा है, मैं इस वक्त पावर कॉरिडोर में ही मौजूद हूँ। इन सारे मामलात के ऊपर बात करने के लिए रिजवान गिलज़ई भी मेरे साथ मौजूद होंगे। आज पूरा दिन हम हुकूमती एक्टिविटीज़ को कवर करते रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान। अब से कुछ देर पहले एक बहुत ही अहम इजलास हुआ, एक तरफ PDM का, दूसरी तरफ हुकूमत का। वफाकी काबीना के बाद अब मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी का अहम इजलास जारी है। पावर कॉरिडोर्स में हो क्या रहा है, क्या PDM के अंदर लड़ाइयाँ और शुरू होने वाली हैं, या ये जो आज कहा गया है कि इस्तीफ़े नहीं दे सकते, जरदारी साहब ने तो अपना हतमी फ़ैसला सुना दिया है, क्या मुस्तकबिल है? बिल्कुल कादिर भाई, एक तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। PDM के लॉन्ग मार्च का जो ऐलान कर रखा है, आज उसके अंदर फैसला कौन जब इजलास हुआ है तो उसकी चीज़ें जो बाहर आई हैं वो तो बड़ी सरप्राइजिंग सी भी हैं कि आसिफ जरदारी ने वाज़े कह दिया है कि एक तो हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त जो हथियार PDM के पास था वो इस्तीफ़ों का था। तो उसके ऊपर एक तो उन्होंने कह दिया और दूसरों ने कहा कि नवाज़ शरीफ वतन वापस आएँ। तो एक तरफ जहाँ मरीम नवाज़ की कोशिश है कि वो मुल्क से बाहर जाएँ, तो नवाज़ शरीफ तो वतन वापस आने वाली बात नहीं है। तो ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है उनको। और ये वैसे भी हमारे पास ये इत्तलात थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़ों के ऑप्शन उनको सूट ही नहीं करता। उनके सूबे में गवर्नमेंट है, उनके बहुत सारे मामलात हैं। इस टाइम अगर इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म कोई सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम दे पा रहा है तो वो सिंध गवर्नमेंट है। इमरान खान को बतौर हुकूमत संभालने में कोई परेशानी नहीं है PMLN से। अगर मसला हो रहा है तो वो सिंध गवर्नमेंट से, बिलावल से, वज़ीर आला सिंध से हो रहा है। और ये बहुत बारीक किस्म की वारदातें डाली जा रही हैं। नवाज़ शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन शेख रशीद को हंगामी तौर पर बुलाया गया। वो कतर के दौरे पर थे, कतर के वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात हुई और भी कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें शेड्यूल थी। आज उनकी वज़ीर-ए-आज़म से 1-on-1 मुलाकात हुई है इस अहम सूरत हाल के दौरान। जी बिल्कुल, ये शेख रशीद जो वापस आए, उनके वैसे 4 रोज़ा दौरा था। प्राइम मिनिस्टर ने उनको खुद ये पैगाम भिजवाया कि वो जल्दी वापस आएँ और आज उनकी प्राइम मिनिस्टर से बड़ी एक तफसीली मुलाकात हुई है। और उसके मुलाकात का एजेंडा एक तो 2-3 चीज़ें थी। एक तो PDM के लॉन्ग मार्च को किस तरह से टैकल करना है, अगर वो आते हैं तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। दूसरा, आपको पता है कि FIA, नैब और ये सारे जितने भी इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं ये वज़ारत दाखिला के अंडर आते हैं। और अब वज़ीर-ए-आज़म ने ये फ़ैसला किया है कि फ़ैसला कौन मोड़ या फ़ैसला कौन जो तरीका है उसको इख्तियार किया जाए। और इस हवाले से उन्होंने डिस्कस किया है शेख रशीद से कि जो FIA से मुतल्लिक मामलात हैं, जहाँ जहाँ जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना है उसको अब तेज़ करना है, एक्सपेडाइट करना है, ताकि ये जो लोगों के अंदर एक तासुर है कि एहतसाब जो हो रहा है वो एक सेलेक्टिव हो रहा है या वो रुक रहा है या उसके अंदर से कोई अभी तक कोई रिजल्ट्स नहीं निकले, तो उसके ऊपर बड़ा वाज़े तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने आज शेख रशीद को ये कहा है कि इसके ऊपर काम करें, चीज़ों को तेज़ करें। और दूसरा, जो लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत की हिकमत अमली है, उसके हवाले से भी बात हुई है कि किस तरह से, ज़ाहिर है अगर PDM पीपल्स पार्टी इस मार्च के हिस्सा नहीं भी बनती है, जो भी सूरत हाल बनती है, तो देखना टैकल करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन रिजवान, आपकी एक एक्सक्लूसिव ख़बर थी जिसको बाद में फिर हमने वेरीफाई भी किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 3-4 दिन पहले कोर कमेटी के इजलास में नए इंतखाबात
کا ایک طرح سے اشارہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے نئے انتخابات سمیت تمام آپشنز پر غور کرنا ہوگا, اور اس کے فوری بعد انہوں نے ایک بہت اہم میٹنگ کی جس میں پارٹی کے چیف آرگنائزر تھے اور دوسرے 2-3 قریبی لوگ جو انتخابی عمل میں وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں, جن میں عامر کیانی بھی ہے, 1-2 اور لوگ بھی. تو نئے انتخابات کا آپشن اس وقت ہے گورنمنٹ کے پاس, یہ سوٹ کرتا ہے حکومت کو نئے انتخابات, کیا انسائیڈ ہے؟ دیکھیں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے میں چاہتا ہوں ناظرین سے وہ شیئر کریں. بنیادی طور کے اوپر جو پرائم منسٹر نے یہ بات کی, جمعرات کے روز یہ اجلاس ہوا تھا کور کمیٹی کا, اور کور کمیٹی کے سامنے ظاہر کور کمیٹی وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ شروع سے ساتھ ہیں, جو بڑے اسٹالورٹ ہیں, وہی مشورہ کرتے ہیں, وہی تھنک ٹینک ہے پی ٹی آئی کا سب سے بڑا. ان کے سامنے ان نے کھل کے بتایا, وزیر اعظم نے بتایا کہ ان کی جو اب تک کی جو انفارمیشن ان کو مختلف ذرائع سے ملی ہیں اور جو ان کی مشاورت ہوئی ہے بڑے شخصیات سے, تو اس کی تناظر میں وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میرے پاس یہ معلومات ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اب اپنا پورا زور لگائے گی اور ان کے پاس آخری آپشن ہے استعفوں کا. اگر وہ میسو لیول پہ استعفے دے دیتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے اسٹریٹجی بنائی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ تیار رہیں انتخابات کے لیے. اگر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر 100 سیٹوں کے اوپر 120 سیٹوں کے اوپر استعفیٰ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر پھر ایک آپ کو سارے ریسورسز موبلائز کرنا پڑیں گے. تو پہلے سے پی ٹی آئی تیار ہے. وزیر اعظم نے اپنے سارے لوگوں کو یہ ہدایت کر دی ہے جو ان کی پارٹی ہے پی ٹی آئی, جو سیف اللہ نیازی اور عامر کیانی جو تنظیمی امور دیکھتے ہیں, ان کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ اس کے لیے تیار رہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جب استعفے آئیں گے تو حکومت شاید یہ الیکشن کروائے نہیں, لیکن حکومت پوری طرح سے تیار ہے. حکومت نے ایون کہ اپنے امیدواروں کے حوالے سے بھی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اگر اس جگہ سے پی ایم ایل این کے لوگ یا مولانا فضل الرحمان کے لوگ استعفیٰ دیتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے کریں گے. رضوان, سینٹ کی ایک نشست ہارنے کے بعد وزیر اعظم نئے انتخابات کی طرف غور کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر اگر یہ سارے کلیکٹیو ریزگنیشن آ جاتے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے, جس کا امکان ابھی نہیں ہے کہ آصف زرداری نے یہ کہہ دیا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد اب کوئی کلیئرنس کی ضرورت ہے. اگر ان کے ساتھ ہیں تو کیا پی ایم نئے انتخابات کی طرف جائیں گے یا ضمنی انتخابات کی طرف؟ دیکھیں نئے انتخابات کا آپشن اس ٹائم اس پہ بھی پرائم منسٹر نے بات کی ہے, لیکن نئے انتخابات کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس ٹائم. جو صورتحال ہے, خصوصاً جو مہنگائی کی صورتحال ہے, خود کور کمیٹی کے اندر بھی لوگوں نے کہا کہ نئے انتخابات والا آپشن ہمارے حق میں نہیں ہوگا, سوٹیبل نہیں ہے. تو نئے انتخابات والی بات تو نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے اندر جو اگر استعفے آ جاتے ہیں اور ضمنی انتخاب کی طرف جانا ہے تو اس پہ کلیئر فیصلہ ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر استعفے دیں گے ہم فوراً انتخابات میں جائیں گے وداؤٹ اینی ڈیلے, اور اس کے لیے انہوں نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں. اور جو تنظیمی اسٹرکچر ہے نیچے ان تمام جگہوں پر, اس کے اوپر انہوں نے سارے لوگوں کو موبلائز کر دیا. آلرائٹ, وزیر اعظم کی زیر صدارت اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا. اسی اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہا کہ پی ڈی ایم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ اسٹیٹمنٹ وہ بہت عرصے سے دیتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ایک ایسے موقع پر دینا کہ پی ڈی ایم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, اور اس کے فوری بعد شیخ رشید سے ملاقات کر کے پی ڈی ایم کے ممکنہ لانگ مارچ کی حکمت عملی ترتیب دینا, اور اس کے فوری بعد میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کا اجلاس بلانا, یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اپنے تک پوری تیاری کر رہی ہے اور کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹیم کو ایک ہدایت دی اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کر کے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آنے والے دنوں میں, کیونکہ کچھ دن پہلے میں, رضوان اور کیمرے کے اس پار عمر جٹ وزیرستان کے دورے پر تھے, اور وہاں پر وزیر اعظم نے جو گفتگو کی تھی عادل عباسی صاحب سے بات چیت کرتے ہوئے, ہم وہیں پر تھے, اور اس وقت انہوں نے الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ الیکشن کمیشن پر ہمیں اعتماد ہے کیونکہ ہم نے بطور حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ الیکشن کمیشن بنایا ہے. لیکن اس کے فوری بعد جو اس وقت کی سچویشن ہے, حکومت نے سارے محاذوں کے اوپر کھل کر آنے کا فیصلہ کیا ہے, الیکشن کمیشن کے خلاف, پی ڈی ایم کے خلاف, مسلم لیگ نون کے خلاف, اپوزیشن ساری جماعتوں کے خلاف. تو آنے والے دنوں میں کیا اسٹریٹجی ہوگی وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. تھوڑا سا کامنٹ الیکشن کمیشن والے معاملے پہ کرنا چاہتا ہوں. اس بارے میں جو الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز ہیں خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے, اس پر پہلے بھی حکومت نے اعتراضات اٹھائے تھے کیونکہ ان کو شک تھا کہ یہ لوگ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ کاؤنٹر کریں گے. اور جب ہم نے دیکھا کہ ڈسکا والا معاملہ آیا اور اس کے بعد یہ سینٹ انتخابات والا آیا اور فیصل واڈا والا جو معاملہ آیا, ان تینوں کیسز میں جو ایون کہ جو لوگ وہاں پہ کور کر رہے تھے وہ بڑے حیران تھے کہ یہ جو 2 ارکان ہیں یہ بہت زیادہ ٹیک آن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر. اس کے بعد ہفتے کے روز پرائم منسٹر نے اپنے سارے جو لوگ ہیں ان کو واٹس ایپ کے اوپر یہ پیغام دیا کہ الیکشن کمیشن کو ٹیک آن کرو, اور ہم نے دیکھا کہ تمام لوگ جو ہے وہ اس کے بعد
ट्वीट्स उनकी आई और कल बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा तलब किया गया। वो जो 2 अरकान हैं वो हुकूमत के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं और हुकूमत उनके लिए हर फोरम पर जाएगी। और मुझे याद है कि आज ही के दिन 5 साल पहले वो मेरे फेसबुक के ऊपर एक मेमोरी आई हुई थी, 2 अरकान के खिलाफ हुकूमत ने बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान किया था। तो ये समझेंगे अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी खुलकर सामने आ गए हैं और इनको भी उसी तरह से जिस तरह से पिछले इलेक्शन कमीशन को टेक ऑन किया था, यही सूरत हाल अब दोबारा होनी चाहिए। एक बड़ी खबर यह है कि हुकूमत 1973 के आइन में 3 तरमीम करने जा रही है। ये कौन सी 3 तरमीम है? रिजवान ने इस हवाले से काफ़ी वर्क किया हुआ है, इन्हीं से जानते हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बाबर अवान को वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाकर ये हिदायत दी कि एक पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए और फौरी तौर पर 3 तरमीम की जाए, ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और ओपन वोटिंग के हवाले से। कल स्पीकर से मुलाकात भी कर ली बाबर अवान ने। क्या होने जा रहा है आइंदा आने वाले सेशन में? देखिए, ये एक पूरा आइनी तरमीमी पैकेज ला रहे हैं और 3 जिसमें बड़ी चीज़ें करनी जा रही है हुकूमत। एक तो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बाकायदा बनाया जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान की सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी नुमाइंदगी होगी। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है वो गिलगित बल्तिस्तान तक बढ़ाया जाएगा, यानी वो पाकिस्तान का हिस्सा उसको बनाया जाएगा। एक आइनी तरमीम का ये हिस्सा है। दूसरा ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और आइनी तरमीम में उनको इसमें उसके लिए कानून साजी की जाएगी, तरमीम की जाएगी आइन में। लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई है कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इलेक्शन जीत कर आता है तो उसको हल्फ उठाने से पहले बैरून मुल्क की शरीयत छोड़नी होगी। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि सेनेट इलेक्शन के दौरान जो वोट को ट्रेसेबल बनाना है कि अगर बाद में चेक किया जा सके कि किसने किसको वोट दिया है, वो भी इसमें शामिल होगा। लेकिन देखें, इसमें और पार्लिमानी कमेटी स्पीकर को ये हिदायत की है कि वो बनाएं। स्पीकर सारी जमातों पर मुश्तमिल कमेटी भी बनाएंगे। आपने देखा कि जब फैटफ का बिल आया उसमें भी पार्लियामान की मुश्तरका कमेटी आई और जो चीज़ें आई उसमें किसी किस्म का कोई तावन अपोजिशन की जानिब से नहीं किया गया। तो ये भी अब जब आइनी तरमीमी बिल आएगा तो अपोजिशन इसमें अपनी डिमांड्स करेगी और उनकी डिमांड्स एक ही हैं कि वो जो अपनी केसेस के ऊपर बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी वो चीज़ है, पैकेज है, आइनी तरमीमी पैकेज है। लेकिन इसके अंदर भी अपोजिशन की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आना। देखें, बात यह है कि अपोजिशन इस वक्त सारा जोर लगा रही है कि किसी न किसी तरह से कोई रिलीफ हासिल कर ले या किसी न किसी तरह से कोई अपनी स्पेस बना ले। वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने उसको पीटीआई अक्सरियती जमात बन गई है सेनेट में, लेकिन अभी भी वो मेजॉरिटी नहीं है कानून साजी के लिए जो रिक्वायर्ड होती है। आइनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी दरकार है, वो हुकूमत को मैसर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ कोई, क्योंकि नून लीग तो बिल्कुल नहीं होना और मौलाना फजलुर रहमान भी सिस्टम से आउट हैं, पीपल्स पार्टी के साथ अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो मुझे नहीं लगता रिजवान ये वाला ऑप्शन लेकिन अगर आइन देखें, ये आइनी तरमीम करते वैसे बैक एंड पे होते हैं ये राब्ते, छोटे मोटी चीज़ें ले दे होती है, ये हम आम लोगों को पता नहीं चलने देते, बट जब अंदर खाते बैठते हैं तो ये चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। देखें, इसमें हमारे यहाँ ना बड़ी खुल के बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें उन लोगों का है जो बैक एंड पे काम करते हैं, बैठ कर पीछे पूरी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, सारे लोग उनके साथ ऑन बोर्ड होते हैं। अगर देखें, फैटफ के अंदर भी जब मुल्की मफाद की बात थी तो हो गया मामला। तो यहाँ पे अब जो रोल है ना इस्टेब्लिशमेंट का, वो एक दफ़ा फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हुकूमत को और अपोजिशन को एक जगह बिठाना है तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने बिठाना है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है, जब इदारा है जो जहाँ सब के राब्ते होते हैं। तो अभी फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट भी अपोजिशन को कोई रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो आइनी तो बड़ा अच्छा पैकेज है, लेकिन ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। रिजवान हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और अपोजिशन जमातों के खिलाफ ये खोला गया महाज कब अंजाम को पहुंचेगा। साथ साथ जो अपडेट्स आती रहेंगी आपको बताता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। उमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। कल के व्लॉग में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।